जून आते आते वर्ल्ड ने सारी तरह की प्रॉब्लम्स देख ली हैं। सप्लाई चेन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख ली है, जंग की प्रॉब्लम देख ली है, बड़े बड़े अपहीवल्स की प्रॉब्लम देख ली है, स्टॉक मार्केट, पैसा, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी। वेस्ट एशिया जो सेफेस्ट जोन माना जाता था, वहां पे प्रॉपर्टी में क्या हालत है, पसीने निकल रहे हैं लोगों के। भारत में तो बहुत देर से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। क्या भारत जो वेस्ट एशिया की तरह उस तरह सेफ नहीं माना जाता था, वहां पे भी अपहीवल आने वाला है। जॉब्स का क्या होने वाला है, एआई आ चुकी है, अगर जॉब ही नहीं रहेगी तो आप करेंगे क्या, और मिडिल क्लास का क्या होने वाला है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल चेंजेस बहुत रैपिड आई। कोई एक्सपेक्ट करे ना करे, पर यह बात साबित हो चुकी है कि ये ईयर ऑफ चेंजेस है। अब जून के बाद क्या होने जा रहा है अगले 2-3 महीने, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझने के लिए, कुछ सावधानी लेने के लिए, कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए, और ये जानने के लिए कि इन भिन्न 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 कैटेगरीज के अंदर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्ल्ड प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अंकित अग्निहोत्री जी, जो लाइफ कोच भी हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहली बारी चैनल से जुड़ रहे हैं। थैंक यू सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं अगर शुरू करूं इकोनॉमी से, आम आदमी से, फिर मैं पॉलिटिक्स पे भी जाऊंगा, वॉर पे भी जाऊंगा। तो बहुत पैसे को लेके लोगों में टेंशन है। एक रुपया जिस तरह गिर रहा है उसको लेके, दूसरा क्या उनका जी। रुपया सेफ है, क्या बैंकिंग सिस्टम सेफ है, क्या ये जो क्राइसिस बनेगा, बबल बनेगा सप्लाई चेन का, उससे हमारे के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो आप रुपए की क्या हालत देखते हैं, कैश की क्या आप सिचुएशन देखते हैं आने वाले तीन कैश, चार महीने हाँ में? देखिए, कैश या रुपए की अगर हम बात करें या टोटल हम एक इकोनॉमिकल सिनेरियो की बात करें, तो मुझे डेफिनेटली, और ये मैंने कहा भी है कई जगह, जो 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन था या 2008 का लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस था, तो वो क्राइसिस ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और हम धीमे धीमे एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ तो जा ही रहे हैं। दूसरा, आपका जो एनर्जी सेक्टर है, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, चाहे आपका ऑयल हो, यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशंस है, खासकर जब सैटर्न आपके बृहस्पति यानी कि आपके पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम या जो जो भी लिक्विड चीजें हैं, क्रूड ऑयल है या एनर्जी सेक्टर है, इसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्राइसिस शुरू हो रहे हैं। जब 1929 में एक पैटर्न आया था, तो यहाँ पर भी आपका जो सैटर्न था वो कहीं ना कहीं जो बृहस्पति की राशि थी सेजिटेरियस, उसको प्रभावित कर रहा था। तो देखिए, बिल्कुल डेटा साइंस की तरह हम इसको स्टडी करें, जब जब बृहस्पति, सामान्यतः इसको हम वेल्थ, धन, बैंकिंग सिस्टम, आपका जितना ग्लोबल इकोनॉमी है, इसको हम देखते हैं मंडेन में इससे। तो सैटर्न जब जब यहाँ पर आता है, रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं लगाता है, ऑब्स्टेकल्स लेता है। और देखिए, शनि को लेके एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ये रियलिटी चेक दिखाता है आपको, यानी कि जो धरातल पर है और जो दिख नहीं रहा है उसको हाईलाइट करता है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इकोनॉमी काफी टाइम से ग्रो हो रही थी, खासकर अभी यूएस में तो बबल का फूटना बाकी है, मुझे लग रहा है आर्टिफिशियली वहां पर पंप किया जा रहा है, बट वो बबल बहुत जल्दी आपको कुछ महीने में फूटता हुआ दिखेगा। और जब जब वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आए हैं, चाहे इकोनॉमी में और चाहे आपके अर्थव्यवस्था में, वहां से शुरुआत यूएस के साथ शुरू होती है। तो मुझे यहाँ पर भी ऑलरेडी हम फेस तो कर ही रहे हैं क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर की वजह से, बट अभी यूएस का जो बबल है, स्टॉक मार्केट का या शेयर मार्केट का या इकोनॉमी का, ये फूटना बाकी है। आई थिंक ये वो ट्रिगर पॉइंट होगा जहां से हम कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी अब इकोनॉमिकल क्राइसिस में पूरी तरीके से एंटर कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है, अगर आप इसको कंपेयर करें रुपया वर्सेस डॉलर, तो डेफिनेटली 100 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो ये और बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो भारत की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, ये अकेले प्रभावित नहीं हो रही है। ये मंडेन लेवल पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को प्रभावित करता हुआ मुझे ये सिनेरियो दिखता है। अभी आप बोल रहे हैं कि यूएस में जो बबल है वो फटेगा, उसको फटने से फटेगा। पहले ही यहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है। बट आप जी। ये यूएस का बबल भी इसी साल के अंदर फटते हुए देख रहे हैं, जो 5-6-7 महीने बचे हैं साल के, बिल्कुल और बिल्कुल उसका बिल्कुल। प्रभाव फिर वर्ल्ड पे और इंडिया पे किस रूप में आने वाला है इकोनॉमिकली, अगर बात करें एक आम आदमी के लिए? देखिए, आम आदमी के लिए सबसे पहला तो अगर हम देखें, अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं तो सबसे पहले आम आदमी जो प्रभावित होता है, खाने पीने की सप्लाई या जो लॉजिस्टिक चेन है, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डिस्टर्ब रहना। और देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को लेके हम लगातार प्रेडिक्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे कि वो जब तक है वो कहीं ना कहीं देश में, दुनिया में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो लॉजिस्टिक चेन का आपका डिस्टर्ब होना,
आपका कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को उनको डिस्टर्ब करना, जिससे कि क्रूड ऑयल एनर्जी के फिर से डिस्टरबेंस आना। तो आम आदमी के लिए फिर क्या होगा, खाने पीने की चीजों में महंगाई बढ़ना। दूसरा जो सबसे ज्यादा काम आता है इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट में, रिसेशन, यानी कि जॉब को जाना। अब सपोज अगर यूएस की रिलेटेड कंपनियां हैं वो बंद हो रही हैं, बैंकिंग सिस्टम बंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो उनका लिंक है, देखिए इकोनॉमी पूरा एक साइकिल की तरह चलता है। अगर एक जगह भी रुका तो फिर वो आगे धक्का लगाते हुए हर जगह को ब्लॉक कर देता है। तो वो ब्लॉकेज यहाँ पर आम आदमी को महंगाई एंड दो दूसरी चीज जॉब क्राइसिस को लेकर मुझे दिखता है। अब गोल्ड को लेके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गोल्ड मत लीजिए। लोगों का जी भारत में एक नेचुरल रुचि भी है गोल्ड लेने के लिए, चाहे इसको आप पार्टीशन मेमोरीज बोल दीजिए। 47 से जब लोग भाग पाए थे तो गोल्ड लेके ही आ पाए थे, आप रियल एस्टेट लेकर जा सकते नहीं थे। और वैसे भी हमारे त्योहारों में गोल्ड का एक वैल्यू है। आपको गोल्ड पे क्या दिख रहा है? क्या अभी भी वो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? दाम बढ़ेगा घटेगा? किस तरह देखते हैं आप अगले वाले 6 महीने में गोल्ड पे? देखिए, गोल्ड को लेके आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, गोल्ड या जो जमीन होती है वो भारतीय जनमानस की संवेदनाओं से जुड़ी होती है। कहा जाता है सोना है सदा के लिए, और उसको हम्म, बहुत संवेदना संवेदना के साथ लेते हैं। तो गोल्ड को लेके हालांकि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी की बात माननी चाहिए, जो मुखिया है, जो क्राइसिस है, जो फॉरेक्स है, उसको मेरे से जरूर बचाना चाहिए। बट अगर आप उसके अदर देन पूछे कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है, तो डेफिनेटली गोल्ड का फ्यूचर बेटर है। मैंने शायद सितंबर या अगस्त 2025 में बताया था कि गोल्ड आपका जनवरी फरवरी आते आते 2 लाख के आसपास पहुंचेगा। और सिल्वर को लेकर भी मोर देन 3+ बोला था। बाकी ये थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, बट हम्म, अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ गोल्ड को लेकर। मुझे इस ईयर एंड तक दोबारा हम्म, से जो गोल्ड है 2 लाख, अगर शॉर्ट टर्म आप देखें। हम्म, सिल्वर हम्म, को लेकर अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो मोर देन 3+ या 350+ जाएगी। और थोड़ा सा आप इसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच ले लेते हैं, मे बी 2028 या 29 कर लेते हैं, तो गोल्ड मिनिमम हम्म, 5 लाख, और जो सिल्वर है 8 to 10 लाख। और उसके देखिए कारण होंगे, ये मुझे लगता है कि जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं तो लोगों को सबसे सेफ चीज यही लगती है। हम्म, और देखिए प्रधानमंत्री ने कहा जरूर है, लेकिन कई लोग उसको नहीं मानेंगे, और मजबूरन उनको एक अगला कदम उठाना पड़ा कि सिल्वर के इंपोर्ट को बैन करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर और भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि मोदी जी का हमेशा एक ट्रेंड रहता है, पहले आग्रह फिर आदेश। पहले कहते हम्म, हैं जनता कर्फ्यू, फिर कहते हैं पूरा लॉकडाउन। हम्म, ठीक है, हम्म, तो ये पहले आग्रह वो कर चुके हैं सिल्वर के मामले में, गोल्ड के मामले में। सिल्वर के मामले में उन्होंने दिखा दिया अपना रुख, तो गोल्ड के मामले में शक्ति बढ़ेगी। पैनिक सिचुएशंस होने की वजह से कई बार जो सेंटीमेंट्स है वो ऊपर होते हैं, हाई होते हैं। जी, मैं तो वैसे ही बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री या किसी कंपनी के सीईओ की रिक्वेस्ट कब ऑर्डर बन जाए पता नहीं। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बिल्कुल। रिक्वेस्ट ही ऑर्डर बन जाती है और आप सोचते रह जाते हैं। और गोल्ड को लेके जैसे आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ेगा, तो इंडिविजुअल्स को भी डिसीजन लेना है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं भैया बिल्कुल। सेंट्रल बैंक तो खरीदी जा रहे हैं और हम ना बिल्कुल। खरीदें, तो फिर मतलब वो हाँ। बढ़ना ही है। वो भी तो हाँ, बढ़ना अब ही है। लेकिन इसमें मैं हमेशा ये जोड़ देना चाहता हूँ, देश सर्वोपरि है। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे आप मोदी जी या देश की भावना का विरोध करें, बट हाँ, हुँ, जिनके पास एटलीस्ट गोल्ड है हुँ, उनको बचा के रखना चाहिए। मैं नया गोल्ड खरीदने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, हुँ, बट जिनके पास है वो पैनिक ना हो। वो अभी जी, जैसे 2 जून को जुपिटर हुँ, इस टाइम ट्रेसपासर अतिचारी चल रहे हैं, तो वो हाँ, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से जो फ्लक्चुएशन है जुपिटर की, हुँ, हुँ, 2025, 2026, 2027, 2028, ये हुँ, लगातार 3 साइंस में मूव कर रहे हैं, लगातार 3 राशियां हुँ, बदल रहे हैं। तो ये हुँ, काफी फ्लक्चुएशन, एक तो आपका शेयर मार्केट को काफी वॉलेटाइल करने वाले हैं। हुँ, शेयर मार्केट को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि इसका जब यूएस का जब इम्पैक्ट आएगा तो इंडियन इम्पैक्ट भी वहां से प्रभावित होगा। जी। मैं सॉरी, कुछ इंडियन। बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स पे थोड़ा आगे जाके आता हूँ, पर मेरे को गोल्ड, सिल्वर और जो थोड़े पैसे वाले हैं, वो नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं। तो इस पे आपका क्या व्यू है गोल्ड, सिल्वर पे, अगर आप तीनों को देखें या कोई और अगर आपको? मैंने तीनों ही मॉडल, तीनों ही जो मेटल है उनको लेके बताया था कि जो नेक्स्ट है आपका, आप कॉपर की बात कर रहे हैं, इनका जो फ्यूचर है ये अच्छा है। हुँ, और देखिए कॉपर के लिए तो मैंने बोला भी है कि आने वाले टाइम में ये क्रूड ऑयल को सब्स्टिट्यूट करेगा। आने वाला टाइम है जो कॉपर, जितना आपका डिफेंस सेक्टर है यहाँ पर मैक्सिमम यूज होना है। आने हुँ, वाला टाइम है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का टाइम है। वहां पर हुँ, आपका मोर देन जो बनाने में जो कॉस्टिंग लगानी वो कॉपर बहुत ज्यादा यूज होगा। तो हुँ, मैंने कहा आने वाले टाइम में ये क्रूड ऑयल का एक सब्स्टिट्यूट बनेगा, तो रेट बढ़ेंगे। हुँ, तो जो लोग कॉपर में एमसीएक्स में या लंदन में या फिर लंदन हुँ, में स्टॉक एक्सचेंज में कहीं पर भी अगर ये पोजीशनिंग रखते हैं, तो मेरे हुँ, हिसाब से कॉपर का फ्यूचर अच्छा है। 3 अगर आप लेते हैं हुँ, मेटल, और इनको हुँ, आप अगर क्रम से लगाना चाहें, तो मैं हुँ, इसमें सबसे पहले जो मुझे भविष्य को लेके एक अच्छी चीज दिखती है वो कॉपर को लेके।
ठीक है, अभी लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, बट मुझे लगता है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। देन हम गोल्ड को ले सकते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर पर सिल्वर। तो आप इसको सबसे ज्यादा बुलिश कर रहे हैं कॉपर को कि आने वाले कॉपर को समय में अगर आने लोग वाला उस तरफ। टाइम ही देखिए आपका, दो तीन चीजें होनी उसको कोई नहीं टाल सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा आपका, क्लाउडिंग, ये जितनी भी चीजें कंप्यूटर रिलेटेड है, कॉपर, आपकी जो चिप्स हैं, सिलिकॉन चिप्स, इनका बहुत ज्यादा यूज होना है। डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का इसलिए यूज बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि आने वाला टाइम वॉर का है। आने वाला टाइम जो दिखता है, ये देखिए बिल्कुल आप पीछे लौट जाएं, थोड़ा सा पीछे लौट जाए 1935 की तरफ, जब इटली इथोपिया का जो चल रहा था मामला, तो वो लगभग लगभग वही चल रहा है मामला। तो ये क्या है कि अभी चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, बट अभी इस वॉर का ट्रिगर पॉइंट नहीं आया, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट आने के लिए एक जो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है वो जरूर यूज होना चाहिए। वो टर्म बोलते हैं एज पर पद्म पुराण के आपके रेफरेंस में, रोहिणी शकट भेदन, जब सैटर्न रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, तो वो ऑलमोस्ट एक ट्रिगर पॉइंट होता है किसी भी वॉर को। जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना है, जैसे कि लास्ट टाइम नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था, पर्ल हार्बर पे अटैक किया गया था जापान के थ्रू, तो ये सारी जो चीजें, अभी मुझे लगता है कि वो पैनिक सिचुएशन तो नहीं है वॉर की, बट इस तरीके से जैसे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करते रहना, कुछ टाइम में मुझे दिखता है कि चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, और रशिया यूक्रेन चल ही रहा है। इधर आपका जो एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पर भारत पाकिस्तान सिंधु 2.0 में आपको उलझते हुए दिखेंगे। तो ये जो समय है देखिए डिफिकल्ट है, और इस समय को लेके हमें पहले तो पैनिक नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जाती है तो वो एक प्रिवेंटिव है, कि हमें अपनी जो सेविंग्स है वो बचा के रखनी चाहिए, हमें अपनी जॉब से उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए, होता है ना, हेड डाउन करके भी काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा चेंजेस की तरफ नहीं भागना चाहिए, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए इस टाइम में, मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करनी चाहिए। जी, मैं कुछ और सॉल्यूशंस पे आऊँगा, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि पैनिक नहीं करना बट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के प्रिपेयर लिए करना जो अच्छे कदम हैं, वो मैं आपसे और थोड़ी डेप्थ में जानूँगा। पर जो आपने वॉर की बात की, तो आपको दिख रहा है कि अभी 6 महीने जो बचे हैं साल के, और भी वॉर्स की संभावनाएँ हैं, एक्टिव हॉट वॉर्स की, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पे इसमें, हाँ, इसमें जो एक मेजर मंथ आएगा नेक्स्ट अगस्त, यहाँ पर दो इक्लिप्स हैं आपके, 12 अगस्त एंड आपका 28 अगस्त। दो आपके ग्रहण ऑलरेडी फरवरी और मार्च के ड्यूरेशन में पड़ गए थे, 18 फरवरी के आसपास और एक 3 मार्च के आसपास, तो वो आपने देखा एक तरीके से उसने उसको बढ़ाया। इस बार का जो ग्रहण पड़ रहा है, जैसे कि सूर्य ग्रहण है जो, वो पड़ रहा है आपका कर्क राशि में, आश्लेषा नक्षत्र में। कर्क राशि मंडेन में क्या है, अगर हम सोचें तो जनता की सोच को दिखाती है, यानी कि जनता की जो सोच या जो मानसिकता होगी वो पीड़ित हो जाएगी, परेशान दिखेगी, जनता की मन की स्थिति परेशानी वाली दिखेगी जनता। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये पूरा आपका एक क्राइसिस, और आश्लेषा नक्षत्र आ रहा है, आश्लेषा को वैसे ही क्रूर नक्षत्र कहा गया है, इस पर ग्रहण का पड़ना, तो होगा क्या, मुझे तो ये बहुत ज्यादा लगता है कि ये 2020 का पैटर्न रिपीट कर रहा है। अच्छा। वो 4 ग्रहण का आना, पैंडेमिक का आना, वॉर की सिचुएशंस क्रिएट होना, तो मुझे जो वॉर, अभी हम वॉर पर ही रहते हैं, तो वॉर तो मुझे बढ़ती हुई लगती है, क्योंकि ट्रम्प नहीं मानेगा, और ट्रम्प का जो हमने चार्ट स्टडी किया है, एज पर वर्ष कुंडली, मुंथा की पोजीशनिंग बहुत गड़बड़ है, और ऑलरेडी उनकी कुंडली तो पीड़ित है ही, मून एंड सन दोनों ही D1 D9 में बुरी तरीके से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति कब क्या कर दे कोई उनको बता नहीं सकता। तो अभी तो मैं उनका देख रहा था, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि मतलब उनके दिमाग में चलता क्या, आप सोचिए कि यूएस प्रेसिडेंट होके कि उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया और ऐसे हेलो लिखा, हेलो ग्रीनलैंड। अब इसका मतलब तो जो समझने वाले हैं समझ ही जाएंगे कि उन्हें करना क्या है, मतलब ये सोचने का तरीका है कि वो एक मैसेज दे रहे हैं कि अब इराक से मन भर गया है या हम नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए ट्रम्प क्यूबा या ग्रीनलैंड जैसी कंट्रीज के साथ फिर से उलझेंगे, वो शांत नहीं बैठेंगे। 2028 तक वो पूरा उपद्रव जिसको बोलते हैं ना मचा के रखेंगे। हाँ, लेकिन एक यहाँ पर मेजर चीज अच्छी होगी, मिड टर्म इलेक्शन होने नवंबर में यूएस में, तो यहाँ पर थोड़े से इनके जो पावर्स हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ी सी पावर इनकी सीज करेंगी, बट ये भी थोड़ा सा तबाही मचाने वाले मूड में है। और देखिए मैं ट्रम्प को लेके एक प्रेडिक्शन कर चुका था कि ये जो वर्ष कुंडली है इस बार, तो ये जो 14 जून 2026 से 14 जून 2027 के बीच में कोई ऐसा इवेंट ये जरूर करेंगे जिससे ये कोई जीवन भर का जो अपयश है अपने साथ ले जाएंगे, माने कोई ऐसा कोई बहुत जीवन भर का अपयश अभी अभी जो किया है उससे बहुत आगे वो बढ़ के नहीं है, आप। वो एक ऐसा अपयश जो कहते हैं ना कि जिंदा रहते भी हमारे साथ रहा
और मरने के बाद भी लोग कोसेंगे ही कि क्या करके चला गया। तो वो एक अपयश अभी इनका आना बाकी है, वो 27 जून तक आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ मेजर करेंगे। यूनाइटेड स्टेट और ट्रम्प को लेके तो मेरे रिकॉर्डेड है वीडियो 2024 के, और सबसे पहले मेरे है कि इनके टाइम में कुछ स्टेट्स कहीं ना कहीं अलग होने की कोशिश करेंगे और होंगी भी। इकोनॉमिकल क्राइसिस तो मैंने बोला इस ईयर एंड तक ही मुझे दिखता है। तो ये खुद फंसते हुए दिखेंगे तो अपनी जो बौखलाहट है ये किसी ना किसी वे में, अब ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका मन अगर हुआ तो ये कहीं से न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ देंगे, जब कुछ नहीं समझ में आएगा इन्हें। और ट्रम्प थ्रेटन तो करते रहते हैं, पर आपको लगता है अगर जिस तरह ये फंसे रहेंगे तो जो आप कह रहे हैं 1935 ऑनवर्ड शुरू हुआ जाके खत्म होता है हिरोशिमा नागासाकी में, उस तरह की जर्नी भी अगले 3 साल में ट्रम्प करने की कोशिश कर सकते हैं? करेंगे 28 तक तो ये करेंगे, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से करेंगे। बिल्कुल कुछ चीजों को बिल्कुल ये माना जा सकता है कि 100% ही होंगे, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। मुझे याद है, अब माँ सरस्वती का वास था कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था इंदौर में ही किसी के साथ, और मई का 2024 का महीना था। उस टाइम ट्रम्प ने केवल अपना नाम दिया था, बट बीच में कोई सेक्स स्कैंडल आ गया था उनका। तो अब वो अपना नॉमिनेशन भी फाइल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि ये यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। और मैंने चार्ट देख के कहा था, और चार्ट देखने के बाद फिर मैंने उसी पॉडकास्ट में अगली लाइन बोली थी, लेकिन जिस दिन बनेंगे उस दिन ये जो पूरी वर्ल्ड है उसमें ऐसी उथल पुथल मचाएंगे, कोई शांति से नहीं रहेगा। तो जिस दिन से बने कुछ ना कुछ देखिए कर ही रहे हैं। एक तो आपने वॉर पे चाइना की यूएस की बात करी, दूसरी आपने की चाइना। क्या चाइना भी कोई अग्रेसिव मूव करने की कोशिश कर सकता है कि भैया जब सारी पावर्स कर रही हैं तो मैं भी कोशिश करूं, चाहे वो जी, ताइवान पे हो बिल्कुल। या फिर ताइवान पे आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं इंडिया पे आना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो चाइना वाला जो पार्ट है, जो मैं हमेशा चार्ट पे बात करता हूँ, के.एन. राव सर के चार्ट से दिए हुए, कैप्रिकॉन असेंडेंट की कुंडली है चाइना की। अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास डेटा भी है उनका। तो अभी थोड़ा सा 2 जून के बाद उनका जुपिटर 7th हाउस में जाएगा, और इस टाइम 8th में मेलेफिक केतु चल रहा है। कुछ टाइम में वहां मंगल भी पहुंच जाएगा। तो ये सबसे पहले तो देखिए अपनी जो बाउंड्रीज है इनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनका जो चार्ट है वो विस्तारवादी नीतियों को दिखाता है। प्लस लग्न लॉर्ड 8th हाउस में, जो कि आपका हाउस ऑफ सस्पेंस है कि क्या चल रहा है आप पता नहीं कर सकते। तो मुझे पहला तो अटैक इंडिया पर नहीं, ये ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझेंगे। और मुझे लगता है कि ताइवान और चाइना का जो ये फाइट है ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। ये उसी पैटर्न पे जाएगी जो रशिया एंड यूक्रेन की फाइट है। मतलब 2-3 साल ये भी इसमें खींचते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। बट अगला यहाँ पर जो आपका एशिया वाला रीजन है, अगर सबसे पहला मुझे कुछ दिखता है, खासकर ये जो 2 ग्रहण के बाद, तो ये चाइना ताइवान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उलझती हुई दिखती है। इसी में एक थोड़ा सा पार्ट ये हो सकता है, और जो मुझे लगातार दिख रहा है, जो 15 मई के बाद एक्टिवेटेड है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कुंडली और भारत कुंडली, जो कि टॉरस असेंडेंट एंड पाकिस्तान मेष लग्न, ये दोबारा से कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे, चाहे वो आतंकवादी हमला हो, चाहे कुछ भी हो, जिससे कि जो विश्व परिदृश्य उसका भी ध्यान अपनी ओर खींचे। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी सिचुएशंस होती हुई जरूर होंगी। और यहाँ पर ये भी एक प्रेडिक्शन का ही पार्ट रहा है मेरे, कि यहाँ पर अभी जैसे कि मेलेफिक प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस आपका घर दिखाता है, जितने मेलेफिक प्लैनेट, और वो उतने ही पार्ट में टूटता है। तो अभी एक पार्ट में टूट चुके हैं 71 में। ये जो आपका समय चल रहा है 26 to 27, वो 2 चीजें मुझे दिखती हैं। बहुत जल्दी वहां पर आपको तख्ता पलट दिखेगा। आसिम मुनीर, और ऑलरेडी पावर में आपको दिख ही रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं कि वहां के प्राइम मिनिस्टर की जगह ट्रम्प के साथ वो जाते हैं, कहीं पर कोई नेगोशिएशन हो वो जाते हैं। बट अभी वो वाले रीजन नहीं आए हैं कि उन्हें तख्ता पलट करना पड़े। बट वॉर की सिचुएशन में पहला तख्ता पलट होगा, देन वॉर। और थर्ड जो इसका इवेंट होगा, उसका जो बलूचिस्तान वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा वहां से अलग हो सकता है। उसमें भारत का जो रोल है वो बिल्कुल आपका 71 की तरह रहेगा, जो हमारी मुक्ति वाहिनी को हेल्प की गई थी। तो यहाँ पर भारत हेल्प करेगा बलूचिस्तान को अलग कराने में। जी, बलूचिस्तान और पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में एक सिग्निफिकेंट चीज़ हुई। जैसे अभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाइना जाता है और चाइना एक स्टेटमेंट देता है वाटर को लेके, जो आज तक एक अद्भुत सी बात है कि वाटर सिक्योरिटी पूरे रीजन में रखनी है, हमें इक्विटेबल, म्यूचुअली वाटर पे काम करना है, जबकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की हुई है। और कुछ जी, लोग मान रहे हैं चाइना इस पे इशारे कर रहा है कि मैं भी वाटर में बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं और भी ऊपर हूँ, अपर रिपेरियर हूँ। तो वो आपको लगता है ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। हाँ, मैं कर सकता हूँ। और ये स्टेटमेंट में आना, क्योंकि 2 बातें आई। एक, ये जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया और चाइना ने बोला जम्मू कश्मीर यूएन में सॉल्व होना चाहिए, जो एक पहले से चलता आ रहा है। ये वाटर का एक नया एंगल डाला गया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसने
सबको ही पता है कितनी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, बेशक भारत ने उसकी अच्छी तरह बमबारी करी, अच्छी तरह उस डिफेंस को उड़ा दिया। तो डू यू सी, तभी मैंने पूछा उस कॉन्टेक्स्ट में, डू यू सी थोड़ा एक रीजनल में जब हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 देख रहे हैं, वो थोड़ा वाइडर और मोर डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस तरह का सपोर्ट अगर ओपनली आता है तो? देखिए कर सकता है यहाँ पर। देखिए इस टाइम जो जो ये जियो पॉलिटिक्स या मंडेन में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं वो बड़े प्लानिट जैसे सैटर्न, जो 2.5 ईयर में अपना प्लेसमेंट बदल रहे हैं। तो ये तो एक पैटर्न हमने देखा है कि जब जब आपका वो वाटरी एलिमेंट साइन में गया है, यानी कि जल तत्व राशि में, तो लिक्विड क्राइसिस उसने किए हैं। और चाइना इस टाइम एक्टिवेट है, चार्ट पूरा इस टाइम अगर हम देखें तो उनका मरकरी में मून का ट्रांजिशन चल रहा है अंतरदशा के अकॉर्डिंग। तो ये पूरी तरीके से एक्टिवेट है। मून कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट या वाटर बॉडी को दिखाता है। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं। देखिए चाहे वो लिक्विड क्राइसिस हो चाहे वाटर क्राइसिस हो, उसको हम मना नहीं कर सकते। और चाइना कर सकता है, इन चीजों को बिल्कुल माना जा सकता है। कोई ना कोई ऐसा बैन कर देना, ब्रह्मपुत्र वाले रीजन को डिस्टर्ब कर देना, जो भी उसके पास से रिवर निकल रही तो कर सकता है। इसको डिनाइल तो नहीं किया जा सकता। अब मैं थोड़ा स्पेसिफिकली शेयर मार्केट पे आना चाहूँगा। हमने गोल्ड सिल्वर की बात कर ली कि इंडिया पिछले 15 साल में बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास इन्वेस्टेड हो गया है अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, जो बात आज से 15 साल पहले नहीं थी। तो अब शेयर मार्केट में उथल-पुथल होना हर आम आदमी को इफ़ेक्ट करता है, पहले एक तरह से एलीट को इफ़ेक्ट बिल्कुल कर रहा बिल्कुल। था। तो इस शेयर मार्केट में अब आने वाले 6 महीने में, आपने थोड़ा वॉर्स का बताया, अनसर्टेनिटी बताया, देखते हैं आप शेयर मार्केट रिकवर करते हुए, बढ़ते हुए, या आप इसको बहुत अभी क्योस ही देख रहे हैं? मतलब किस तरह क्या जा रहा है शेयर देखिए मार्केट में? मैं तो एकदम इसको क्लियर जो देख रहा हूँ, मैं तो इसको डाउन होते हुए देख रहा हूँ। और यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी आई थिंक 73 74 चल रहा होगा, मुझे लेटेस्ट अपडेट नहीं पता। हुँ, बट हुँ, आई थिंक मुझे ये कोविड की तरह अपने डाउनफॉल पर जाएगा। ये दोबारा से 60 55 या 50 के रेशियो तक ये सेंसेक्स खासकर जाएगा। हुँ, उसी हिसाब से आप निफ्टी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तो ये कहूंगा कि पैनिक तो नहीं होना चाहिए लोगों को। बट जिनके पास अगर पैसे हैं तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम बहुत अच्छा है। जो आपकी टॉप 30 कंपनीज है जो आगे रिकवर करेंगी करेंगी, जब इकोनॉमी हुँ, करेगी तो ऑटोमेटिकली वो भी करेंगी। तो जब इकोनॉमी जा रही है तो वो भी जाएंगी। तो यहाँ हुँ, पर मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है। कि अगर हर 5,000 के लेवल पे टूट रहा है सेंसेक्स तो आप लगा हुँ, के छोड़ दो, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप 28 29 तक उसको होल्ड कर सकते हैं। देन आप इसको फिर रिकवर करेंगे। हमने कोविड टाइम में वो पैटर्न देखा हुआ है। हमने देखा कि वो शायद बहुत नीचे गया था, 28 तक चला गया था, 30 तक चला गया था। उसके बाद बहुत जल्दी उतनी तेजी से रिकवर किया। तो ये जो चीजें चल रही हैं, जैसे भारत में अगर हम बात करें तो राहु का प्रभाव चल रहा है अंतरदशा में, मंगल की महादशा में। और राहु देखिए एक बबल है। राहु दिखाता कुछ है और होता कुछ है, इल्यूजन है, एक माया है, भ्रम है। तो इस टाइम आप देखिए इस तरह की मायावी चीजें बार बार दिख रही हैं आपको। सेंसेक्स लंबे या अच्छे तरीके से गोते लगाने वाला है डाउनवर्ड में, मैं इसको देखकर पूरा कह सकता हूँ। बट फिर भी मैं कहूँगा पैनिक नहीं होना चाहिए जिनके पास लॉन्ग टर्म आप अप्रोच है। हँस के बोल रहे हैं, पैनिक नहीं होना चाहिए, बट 50,000 तो एक तरह से अभी लोग परेशान हैं कि पिछले 1 साल में इफेक्टिवली कोई रिटर्न नहीं आया, अगर ब्रॉडर बात करें, इनफैक्ट डिप ही हुआ है 1 साल में, राइट? और हम्म, हमारे पास जैसे बातें हैं, प्रोफेशनली अब बात कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स वाइंट्स आते हैं, अपने केसेस के साथ फाइनेंसिस की बात भी करते हैं, तो कह रहे हैं कि भैया वापस लोग एफडी की तरफ जाने का सोच रहे हैं कि रिटर्न जिनको मार्केट से इमीडिएट रिटर्न हो वो यूज़ करते हैं उनके लिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो छोड़ दीजिए। और मैंने तभी कहा कि अब मिडिल क्लास भी बहुत जुड़ चुका था पिछले 5 साल में, जो सोचता था ये इनकम का ज़रिया है, रिलायबल ज़रिया है। बैंक भी बहुत मिससेलिंग करते हैं कि भैया कन्फर्म्ड है, इतना तो आपको आता ही रहेगा, एफडी से बेटर है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो अगर ये 50 की तरफ जाता है तो फिर तो एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस लाएगा मिडिल क्लास बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल सर। वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हमने पीछे भी देखे हैं, 2008 में देखे थे हमने। हमने अभी कोविड टाइम में देखे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया होने जा रहा है, ये सेम चीजें हम फेस कर हुँ, चुके हैं। तो हुँ, अब देखिए एस्ट्रोलॉजी जो दिखाती है, जो पैटर्न दिखाती है, वो तो केवल एक अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रही है कि जो इसका ट्रेंड है वो पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आप यहाँ से सोच रहे हो कि हुँ, दिसंबर एंड तक वो 90 हो जाएगा, 95 चला जाएगा सेंसेक्स, वो तो नहीं है। वो अभी जहां पर है वहां से नीचे ही गिरना शुरू होगा। तो अब आपको मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर बुलिस एंड जो भी आपके तेजड़िए मंदेड़िए जो भी हैं, तो हुँ, जो लगाना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। और बाकी हुँ। देखिए जिनको अप्रोच लॉन्ग टर्म रखनी है या फिर इमीडिएट रखनी है तो फिर गोल्ड और सोचिए, सिल्वर कॉपर तो है ही अच्छी चीज है। अगर कर सकते हैं आप इन्वेस्ट, अगर आपको गवर्नमेंट अलाउ करे तो।
गोल्ड अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो आपने ये अच्छा केवियट डाल दिया है। बट अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि भारत में पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी बहुत भागी। अब एक क्राइसिस वेस्ट एशिया में आया तो कुछ लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि जो लोग वहाँ निवेश करते थे, रिच लोग, वो वापस भी इंडिया में करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मनी सप्लाई वहाँ रुकेगी, अब हर जगह सेम ही है, गुड़गाँव में रुकती है तो दिल्ली में, नोएडा में रुकती है, तो एक साइकिल है जो जुड़ा हुआ है। तो आप प्रॉपर्टी को किस तरह देख रहे हैं और प्रॉपर्टी के अलग कैटेगरीज को, जमीन, फ्लैट, कमर्शियल, अलग तरह से देख रहे हैं या सबके अंदर सेम तरह से आप चार्ट्स में देख रहे हैं जाने वाला है? देखिए, मैं आज आप जो भी चीज़ें पूछ रहे हैं वो थोड़े से आपके सुनने वाले जो ऑडियंस है थोड़े से निराश हो सकते हैं, बट आई थिंक ये रियलिटी है। इकोनॉमी का जो मैंने साइकिल कहा ना, अगर आपकी इनकम ही नहीं है, आपकी जॉब ही चली गई, तो आप अगर कल को प्रॉपर्टी लेने जा रहे थे, एक सीधा-सा बात है, तो आप वो प्रॉपर्टी लेना नहीं लोगे, वो इन्वेस्टमेंट सेविंग को बचा के रखोगे। जब ऐसा बहुत सारे लोग करना शुरू कर देंगे, तो जो बायर है, जो बेचना चाहता है, वो क्या करेगा? रेट डाउन करेगा। फिर भी बायर नहीं आएँगे, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का जो मार्केट है, ये मुझे ये क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस का एक पार्ट है ये, ठीक है? लोग प्रॉपर्टीज़ में तभी जाएँगे जब उनकी सेविंग्स अच्छी हो और उनकी जो जॉब्स हैं या जो भी बिज़नेसेस हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हो। तो वो तो बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, तो मुझे यहाँ प्रॉपर्टीज़ में और ये एक है मेरा वीडियो, ये क्राइसिस आपको 10% के आसपास इसी साल अक्टूबर-नवंबर में दिखेगा। जो भी अभी मई-जून में रेट चल रहा है, अप्रैल, मई, जून में 10% और 27 एंड होते-होते जो भी ये आपका रेट चल रहा है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 15 टू 20% का यहाँ पर डाउनवर्ड दिखता है और इसका एक इम्पैक्ट आपको दुबई पर भी दिख रहा है। दुबई पर भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दुबई का फ्यूचर है अगले 1-2 साल बहुत बेहतर तो नहीं दिख रहा है। जी। अब मैं इससे अगर कहूँ, क्योंकि फिर इसमें आप क्या समाज में इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, तो क्या कुछ अनरेस्ट देखते हैं? अभी एक कॉकरोच पार्टी उठी जिसके 20 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए, फिर वो लगा कि ये तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है, वो सब अपनी जगह है। बट इसको 2 पहलू से देख सकते हैं, एक के लोगों में एक अनरेस्ट है या फिर नीट को लेके आया, अब सीबीएसई को लेके कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो एक होता है बड़ी डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक होता है कि वो उबाल के रूप में क्या वो सड़क पे या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है, क्योंकि बहुत लोग उसको पंप भी करते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं, कोई क्राइसिस का एडवांटेज भी लेना चाहते हैं और बहुत देश भी लेना चाहते हैं किसी सरकार के अगेंस्ट। तो वो आप क्या इंटरनल भी कुछ क्राइसिस देख रहे हैं? किस तरह चार्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत की अगर बात कर लें, तो भारत का जो असेंडेंट है, वो बहुत मजबूत है। अगर हम अष्टक वर्ग की बात करें, तो 44 बिंदु है वहाँ पर, जो स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो देखिए, पाकिस्तान में कितनी अस्थिरता रही, लेकिन भारत स्थिर है, कंटिन्यू है। तो ये इसकी खूबसूरती है भारत की, ठीक है? तो पहली चीज़ तो जो बालन शाह वाला मूवमेंट इंडिया में तो नहीं होगा। ये जो आपने कॉकरोच पार्टी की बात की है, अगस्त तक, जब तक राहु शतभिषा में है, तब तक हो सकता है थोड़ा बहुत करे और देखिए इसमें अब शायद जनता भी जान गई है, जनमानस भी जान गया कि ये एक फ़ॉल्स है। इसमें कोई ना कोई एंटी नेशनल लोग हैं या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित है, तो ये एक बबल है। तो इसका मेरे हिसाब से इस पार्टी का तो कोई फ्यूचर नहीं है, ये खत्म हो जाएगी, इंस्टाग्राम से शुरू हुई, इंस्टाग्राम पर ही खत्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य जनमानस की यानी आपकी, हमारी, छात्र की, किसान की, आम आदमी की। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट को लेके थोड़े-से जेन ज़ी आंदोलन हो सकते हैं, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो सकते हैं या जनता इस समय सरकार की नीतियों से खुश नहीं रहेगी। तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट 2027 में आएगा, तो जो मोदी गवर्नमेंट है, वो बहुत परेशान रहने वाली है, 2026 में। बट यहाँ पर मैं लगातार बोल रहा हूँ, मोदी जी अपनी जो पोज़ीशन है 26 में तो बचाकर ले जाएँगे। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की उनकी पोज़ीशन है, उसको कंटिन्यू करेंगे। बट ये आपका मई, जून, जुलाई 2027 आते-आते ये जो क्राइसिस है, चाहे वो बीजेपी की कुंडली अगर हम देखें, जो कि जेमिनी असेंडेंट की है, या फिर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें, जो कि स्कॉर्पियो असेंडेंट की है। और दोनों में अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी की जो एक महादशा थी, जिसने 2024 में भी कम सीट आने के बाद भी उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, मंगल, वो एंड हो रहे हैं। राहु आ रहा है, जो 12th के साथ कनेक्टेड है, रिटायरमेंट मोड को दिखाता है। तो पार्टी के अंदर, देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन एट द हाईएस्ट लेवल 26 वो प्रधानमंत्री कर लेवल जाएँगे पे। जो आपने कहा 27 में। तो क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स या चार्ट्स बन रहे हैं जो आपको लगता है कि
एक प्राइम मिनिस्टर, अब तो नंबर्स भी हैं क्योंकि 24 में लोगों को लग रहा था कि चलो 240 आया, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, बंगाल एक तरह से लग रहा है कि ज्यादा मजबूत हो गए हैं और बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रहे हैं, चाहे इलीगल इमिग्रेशन के हों, रेफ्यूजीज के हों, कोई विपक्ष खास बचा नहीं है। तो जो आप बोल रहे हैं ये बहुत एक डिफरेंट चीज है अगर मैं उस तरह डालूं। तो इसके थोड़ा जी डेप्थ में जाएंगे, इवेंट्स जाएंगे, क्या आपको लग रहा है एस्ट्रोलॉजिकली क्या ऐसा हो रहा है जो बहुत बड़ा देखिए सरप्राइज होगा अगर ये होता है तो? लेकिन ये प्रेडिक्शन तो शायद दिसंबर 2024 की है मेरी, कि योगी आदित्य सॉरी मोदी जी हम्म 2027 में रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो इस टाइम मून की महादशा चल रही है इनकी, जो कि 18 टू 28 थी, और मून 6 हाउस में डेबिलेटेड बैठे हुए हैं, और उसमें जो अंतर है वो शुक्र का चल रहा है। तो इसमें जब सूर्य का अंतर आएगा जो कि ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर के आसपास दिखता है 2027 में, तो उस इवेंट से प्लस माइनस 2-3 महीने पहले कुछ ना कुछ नेतृत्व, यानी कि जो मुख्य चेहरा है भारतीय जनता पार्टी, सूर्य क्या है, लीडरशिप को दिखाता है। सूर्य क्या है, आपके किसी भी पार्टी का जो प्राइम फेस है, जिसको रख के आप इलेक्शन जीतते हैं, चाहे एसपी में आप देख ले तो अखिलेश यादव बीजेपी में, आपका नरेंद्र मोदी जी, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो ये लीडरशिप चेंज आपकी दिखती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की दशा भी खत्म हो रही है मंगल की, राहु एक्टिवेटेड हो रहा है, बीजेपी का चार्ट भी ये इंडिकेट कर रहा है। उधर दूसरा एक व्यक्ति का चार्ट है वो ज्यादा उछाल मार रहा है दिल्ली आने की तरफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और प्लस भारत का प्रभाव अगर हम देखें, तो भारत में अभी राहु की मैंने कहा अंतरदशा चल रही है, और राहु के बाद जो अगली अंतरदशा आनी है जुपिटर की आनी है। तो ये जो दशाएं हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़े सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखो अभी भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, हम्म ऐसी कुछ स्थितियां देश में बनेंगी, चाहे वो हम्म इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेके जनता का एक नाराजगी हो प्रधानमंत्री के प्रति, हम्म चाहे हम्म आम जनमानस का नीट जैसे इश्यूज होने हो, तो वो एक चीज होगी। लेकिन आप जैसे पहले आपने जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, वो डिस्टर्ब नहीं है, बट एक नाराजगी होना, उस नाराजगी को शायद बीजेपी भांप जाएगी 2029 के इलेक्शन को बचाने के लिए। और पार्टी के अंदर से भी मुझे लगता है कि यहाँ पर वो बात होगी कि अब लीडरशिप चेंज कर देनी चाहिए, नहीं तो 29 का जो इलेक्शन है वो भारी पड़ने वाला है। तो उसी टाइम एक और इवेंट होना है। अब देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, देश काल पात्र भी हम अगर रख ले, हम्म राष्ट्रपति के चुनाव हैं आपके हम्म 27 में जुलाई में। तो हम्म मुझे लगता है राहु कई बार ग्रेसफुल एग्जिट को दिखाता है। और देखिए जो जो सिचुएशंस है, तो ये चाहेंगे कि अगर 2029 में बीजेपी की सरकार ना भी आए, तो कम से कम मोदी जी अगले 5 साल के लिए पॉलिटिकली तो इम्यून रहे। हम्म ठीक है, हम्म क्योंकि अगर कोई और सरकार आ गई तो देखिए जो कार्रवाइयां इन्होंने की है वैसी इन पर भी हो सकती है। हम्म तो ये प्रैक्टिकल कारण है, ये एस्ट्रोलॉजिकल कारण नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल कारण को अगर हम देखें तो मोदी जी शिफ्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ, और उनको एक तरीके से ग्रेसफुल रिटायरमेंट दिया जाएगा। और यहाँ आपने, पर फिर सॉरी, जी, कंप्लीट नहीं, प्लीज कंप्लीट योर थॉट। फिर जो दिल्ली सल्तनत है जो खाली हो जाएगी, तो यहाँ फिर गोरखपुर के मठ से एक व्यक्ति आएगा, और फिर लंबे समय तक यहाँ पर जो कहते हैं ना, हिंदुत्व, सनातन, भगवा, जो भी आप कह लीजिए, केसरिया, इसका प्रभाव देश में बढ़ेगा, दुनिया में बढ़ेगा। और ये मुझे लगता है कि जो लोग इस सोच को मानते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल सिंबल भी है सनातन, तो उसको कंटिन्यू करके फिर ये जो कंटिन्यूटी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो अगले 2 से 3 टेन्योर में बना के रखेंगे। तो आप ये, क्योंकि आपने दो बड़ी कर दी, एक तो कि प्रधानमंत्री का ग्रेसफुल रिटायरमेंट एंड ही डिजर्व्स अ वेरी, जब भी वो करते हैं, एंड सेकंड पार्ट के जो नेक्स्ट पे मैं सवाल पूछने वाला था, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, उसमें आपको सबसे प्रबल या आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट सर्टेनिटी की योगी आदित्यनाथ जी होने जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, शिवराज सिंह चौहान हम आज बात नहीं करते बट बहुत सीनियर नेता रहे, मंत्री रहे, सीएम रहे और पॉपुलर भी थे अपने स्टेट में, जाते जाते भी हिस्टोरिक मैंडेट दिया। पर आपको एस्ट्रोलॉजिकली उन सब में पॉलिटिकल रीजंस अलग होंगे, आपको योगी आदित्यनाथ जी दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो असेंडेंट, और जिस टाइम जो पोजीशन चल रही है, वीनस अंडर वीनस चल रहा है, और वीनस रहेगा 44 तक। वीनस इनका 10th लॉर्ड है, अच्छी पोजीशन में बैठा है चार्ट में, 11th हाउस में, 10th हाउस जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रधानमंत्री पद का वहां पर लग्न लॉर्ड सूर्य गया है। अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं, तो उन चार्ट्स में, और प्लस देखिए जब किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो हर प्रोफेशन में आपको
हमेशा एक गट फीलिंग आती है जो नॉलेज और बाकी चीजों से परे होती है, जिसको कहते हैं एक चेतना का आना। तो वो मैसेज आपको मिलता है। तो मुझे वो जो गट फीलिंग है वो भी यही बताती है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी लॉबीज काम करेंगी, जैसे हम सुनते रहते हैं, गुजरात लॉबी, नागपुर लॉबी, ये लॉबी, वो लॉबी, दुनिया भर की लॉबी काम करेंगी। चीजें लास्ट मोमेंट पे होते होते वो रुकेंगी। लेकिन बिल्कुल वैसा ही इवेंट होगा जो 2017 में हुआ था, कि एक दिन पहले विशेष विमान से बुलाए जाएंगे दिल्ली और प्रधानमंत्री का पद लेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री का लिया था 17 में कहीं कोई नाम नहीं था इनका। नहीं, जो आपने बोला लॉबीज तो हर समय ही होती हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे थे तब भी दिल्ली लॉबी, ये लॉबी, वो लॉबी, 170 आ जाएंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो तो चलता ही रहता है। बट फिर 27 का चुनाव अगर मैं बात करूं तो वो तो आपने एक तरह से अखिलेश, या कुछ उसमें भी आप देखते हैं अखिलेश यादव की कुंडली कैसी, और 27 का यूपी चुनाव आप कैसे बिल्कुल देखते बिल्कुल। देखिए, यूपी इलेक्शन आपका होना है शायद अक्टूबर नवंबर से इसी साल आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और फरवरी मार्च तक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक तो जो बीजेपी का चार्ट है 6 अप्रैल 1980 11:45 AM का जेमिनी असेंडेंट का, जिसमें वीनस चल रहा है अभी, तो बीजेपी एक इलेक्शन जीत रही है। पहली चीज तो ये ठीक है। दूसरा, लेकिन यहाँ पर भी आपका फिर से लीडरशिप चेंज होगी, यानी कि हम सेम नीतीश जी वाला पैटर्न देख सकते हैं कि कुछ महीने बाद, मार्च के बाद, अप्रैल, मई, जून, कभी भी यहाँ पर लीडरशिप चेंज होगी। और यहाँ लीडरशिप चेंज करने के बाद यहाँ पर हम जो नंबर 2 देखते हैं व्यक्ति, वो हमको जो स्ट्रांग दिखती है कुंडली, केशव प्रसाद मौर्य की दिखती है। कि देखिए, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई फेस चेंज नहीं करेगी इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के इमीडिएट बाद भी कोई गलत मैसेज नहीं देगी। लेकिन उस टाइम तक ये स्थितियां आ जाएंगी कि यहाँ पर ये फेस चेंज होकर दिल्ली की तरफ जाने के लिए मूव हो चुका होगा। अखिलेश यादव, जो कि आपका चार्ट है वर्गो एसेंडेंट का, अच्छी फाइट देंगे। लास्ट टाइम 138 पर रहे थे, तो मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बट वो जो 202 का जादुई नंबर है, उसके आसपास वो पहुंच जाएंगे, सरकार बनाने की स्थिति में आराम से रहेंगे। अखिलेश अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अगर हम विपक्ष के जितने नेता देखें, चाहे राहुल गांधी और जो भी इस टाइम एक्टिव है, तो मुझे अखिलेश की कुंडली इस टाइम ज्यादा स्ट्रांग दिखती है कंपेयर देन टू जो भी लोग विपक्ष में है। तो एक बार तो वो सीएम बन चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। वो ये 27 वाले इलेक्शन तो नहीं, इसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो मुझे लगता है कि यूपी में सीएम बनेंगे वो। और मुझे लगता है कि वो अखिलेश की कुंडली में आप सीएम का दोबारा योग देख रहे हैं, 27 में उनका भी जो इंप्रूव करेंगे और आगे भी आप देख रहे हैं। 27 से मुझे लगता है कि 138, तो मुझे कम से कम ये 150 क्रॉस तो करते हुए दिखते हैं। हो सकता है और ज्यादा जाए, बट जो बहुमत का आंकड़ा उससे दूर रहेंगे। इनका भी इस टाइम वीनस एक्टिवेटेड है महादशा में, तो ये महादशा थोड़ा सा भी वीनस अंडर वीनस चल रहा है, तो उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। जब इसमें अंतरदशा बदलनी शुरू होंगी, यानी जब हम देखेंगे 27 के बाद का जो इलेक्शन है, मुझे लगता है कि वहां पर अखिलेश अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर हम देखें विपक्ष के बाकी नेताओं की तुलना में अखिलेश मुख्यमंत्री भी बनने चाहिए और केंद्र में भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने चाहिए, कंपेयर देन टू कांग्रेस। हाँ, वही। अब हम विपक्ष के नेताओं की बात कर रहे हैं तो आपको 29 जो बड़ा चुनाव होने जाना है, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, तो उनके लिए आप कैसे देखते हैं? उनकी कुंडली आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस की जो कुंडली है 1978 की कुंडली है, जब उसमें विभाजन हुआ था तो कांग्रेस आई, जिसका हम चार्ट देखते हैं। तो इस समय तो देखिए उनका जो अच्छा समय था, दो लोगों का अच्छा समय चला गया। एक अरविंद केजरीवाल, शनि की महादशा आते ही। एक कांग्रेस पार्टी, सैटर्न अंडर सैटर्न। तो यहाँ पर अब क्या है कि पुराने जो शनि का एक नेचर होता है, देखिए सैटर्न का एक नेचर होता है कि अच्छी या बुरी चीज वो हाईलाइट करके ऊपर करके लाता है। अगर आपने बहुत अच्छे काम किए थे और आपको कोई नहीं जान रहा था, तो उस टाइम में ऊपर आएंगे, और बुरे काम किए तो उसका भी फल मिलना तय है। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस का फ्यूचर तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज की डेट से, आज हम बैठे हैं मई 2026 में, मुझे लगता है 27 खत्म होने से पहले पहले कांग्रेस में दो फाड़ होगी। और ये एक बड़ी प्रिडिक्शन मैंने की थी, इसको आपके फिर से मैं बता रहा हूँ। जो सिंबल है हाथ का, या जिसको हम कहते हैं पंजा, ये गांधी फैमिली से अलग होगा। और ये आपका इवेंट आप अभी से रख के मैक्सिमम 1 साल या सवा साल के अंदर इवेंट देखेंगे। ये बड़ी आज की डेट में हाइपोथेटिकल कंडीशन, लेकिन फिर भी जैसे ठाकरे के बिना शिवसेना कोई नहीं सोच सकता, बट है। शरद पवार जी के बिना एनसीपी कोई नहीं सोच सकता, बट है। तो कांग्रेस में थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट है। और यहाँ पर राहुल गांधी का चार्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है
और दूसरा, कांग्रेस की कुंडली एक बड़े विभाजन की ओर बढ़ रही है। अभी जैसे आज ही उन्होंने कर्नाटका वाला जो प्रॉब्लम है शायद सॉल्व कर लिया। इसको लेके मैंने 1 महीने पहले बोला था कि डीके शिव कुमार बहुत जल्दी वहां पर सीएम बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि बन जाएंगे, शनिवार तक तो बन ही जाने चाहिए। पर जो आप कह रहे हैं कांग्रेस रिलेटिवली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पे है कि इतना बड़ा जो कर्नाटका का परिवर्तन है, आज बोला जा रहा, आज ही चल रहा है, हो भी गया है, तो वो बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर लिया। आसान काम नहीं है एक वीक केंद्र बिल्कुल। के लिए। वो बहुत बहुत उनके तो उनके लिए अच्छा, केरला में भी उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी तरह मैनेज कर लिया, सत्ता में आ गए। तो आज आप जब कह रहे हैं तो एक जैसे आप 2-3 बातें बहुत एनालिसिस अगर पॉलिटिकल करें तो उससे बहुत डिफरेंट कह रहे हैं, क्योंकि आप चार्ट्स को देख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो कि कांग्रेस में आज स्ट्रांग लग रही है, पर आपको लग रहा है आने वाले समय में मतलब स्ट्रांग एज अ अपने लिए स्ट्रांग, नॉट देश में। देखिए, नॉर्थ वाले पार्ट में तो वो वीक रहनी है, ठीक है। अगर हम अस्तक वो डायरेक्शंस भी निकाले कौन से पार्ट में, तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें तो मुझे नहीं दिखती। और देखिए, केंद्र में मजबूत होने के लिए उत्तर भारत में मजबूत होना पड़ेगा। कम बिंदु हैं या जो दिशा है उसके चार्ट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो नॉर्थ वाला पार्ट। और देखिए, आप जिस चीज को कह रहे हैं इसको हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, डैमेज है ये ऑलरेडी एक। अगर पार्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये डैमेज है, और उस डैमेज को बचाने के लिए कि कहीं ये गवर्नमेंट कोलैप्स ना हो जाए, डीके कहीं बीजेपी में ना चले जाएं सारे एमएलए लेके, तो उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल किया है मुझे लगता है। जी। बट अगर हम इस डैमेज कंट्रोल को फ्यूचर एस्पेक्ट से देखें कि क्या ये डैमेज कंट्रोल बेटर हो रहा है, तो वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे और डैमेजेस आएंगे और वो देखिए निराशा और हताशा बढ़ेगी लोगों में। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का आप किस तरह देख रहे हैं? क्या उनका भी कुछ देख रहे हैं? फिर मैं थोड़ा आम आदमी पे वापस हेल्थ पे जाना चाहूंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का ईमानदारी से मैंने चार्ट नहीं देखा, क्योंकि उनका जो एक्चुअल डेटा है मुझे नहीं मिला है। बट हमने यहाँ कांग्रेस और यहाँ पर हमने जैसे राहुल गांधी जो अभी मेन लीड कर रहे हैं, तो उनका तो मुझे यहाँ पर मेन तो कांग्रेस का ही मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं दिख रहा है कंपेयर देन टू बीजेपी। तो फिर जो अपोजिशन लीडर है उनका चार्ट भी मजबूत नहीं है, तो फिर आगे फिर हमने काम ही नहीं किया उस पर। और हमें जो दिखा था वो हमें यही दिखा था कि इस पार्टी में अंतर कलह की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। धीमे धीमे कितना आप डैमेज कंट्रोल करेंगे। वो एक सेफ्टी वॉल्व का एक रूल रहता था कांग्रेस के टाइम में 1857 में, सेफ्टी वॉल्व। तो वही सेफ्टी वॉल्व वाला है कि जब ज्यादा हो जाता है तो वो प्रेशर निकाल देते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो वो कुकर फटेगा। जी। अब मैं, क्योंकि आपने 2-3 बारी 2020 का भी किया कि चार्ट बन रहे, तो आप कोई हेल्थ क्राइसिस भी देख रहे हैं मेजर रूप में, या क्योंकि 2020 वाज अ शॉक, क्या उस तरह का, या एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, ये आ रही हैं, प्राकृतिक चीजें आ रही हैं, पर वो मोस्टली अगर हेल्थ की हम दिशा से पूछें, क्या आपको उसका भी कोई संकट दिख रहा है आने वाले समय में, या उस तरफ नहीं है कुछ? देखिए, मैं हमेशा चार्ट्स पे काम करता हूँ, इसमें दिखा सकता हूँ ये चार्ट्स हैं, और हमने दो चार्ट्स का एक कंपेयर किया है। सपोज जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, उस टाइम क्या प्लानिटरी पोजीशन था, कौन कौन से नक्षत्र में था, और अभी जो पोजीशनिंग चल रही है वो कैसी चल रही है। उस टाइम भी ऑलमोस्ट आपके 4 इक्लिप्स हुए थे, इस टाइम भी ऑलमोस्ट आपके 4 इक्लिप्स हो रहे हैं। उस टाइम भी राहु, जो देखिए जितनी भी इस तरीके की पैंडेमिक है, महामारी है, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लानिट है वो है राहु। राहु क्या है, आपका जितना सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड और जितना आपकी वायरल डिसीज, ये सब राहु के साथ गवर्न होती है। उस टाइम भी आपके राहु अपने ही नक्षत्र में चल रहे थे, आद्रा में। उस टाइम भी केतु, जो कि आपके बड़े पैमाने पर जनता में बीमारी परेशानी दिक्कत दिखाते, अपने ही नक्षत्र मूला में चल रहे थे। इस टाइम भी राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, केतु अपने ही नक्षत्र मघा में चल रहे हैं, शनि ऑलरेडी यहाँ पर आपके काल पुरुष की अंतिम राशि में चल रहे हैं, और अंतिम राशि में जाके ये एक चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। अंतिम नक्षत्र में भी इस टाइम रेवती में। तो देखिए, और इसमें जो सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर मुझे लगता है, ये जो दो ग्रहण होने अगस्त में, 12 अगस्त एंड 28 अगस्त, तो ये कुछ ना कुछ आपके जो वायरस है, पॉइजन है, इनको फैलाता हुआ दिखता है। तो पैंडेमिक तो मुझे लगता है कि जैसे कि इबोला को लेके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बोला है कि हेल्थ कंसर्न है और इमरजेंसी तो है, और भारत सरकार को भी कड़े डिसीजन लेके इंडो अफ्रीकन फॉरेन समिट को कैंसिल करना पड़ा। तो देखिए, सिचुएशंस तो आएंगी पैंडेमिक को लेके और ये बढ़ेंगी, बट एक चीज मैं यहाँ पर आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, जब मैं अच्छी चीजें बोलता हूँ तो अच्छा भी लगता है। बट वो पैंडेमिक कोविड जैसा नहीं होना चाहिए, उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत आम जनमानस को प्रभावित करेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ सकते हैं, उसको लेके जो मेडिसिन है वो जल्दी आ सकती है, उतने बड़े पैमाने पर
जो मृत्यु का या फिर आपका जो डेथ का रेशियो है उतना नहीं होगा, बट हाँ एक अगस्त के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज ये हो सकती है, गवर्नमेंट इसको कैसे यूज करना चाहती है, इस आपदा को, या आपदा को अवसर बनाना चाहती है, अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेके कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है। तो वो एक कंडीशन लगातार चल रही है एनर्जी लॉकडाउन की, काफी हद तक हम कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट मुझे लगता है, लेकिन वो मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक आते आते एनर्जी के मामले में काफी हद तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उसे उठाने पड़ेंगे। अब उसमें चाहे ये वायरस वाला इम्पैक्ट डाल दीजिए, चाहे कुछ भी डाल दीजिए, लॉकडाउन लगेगा और ये इमरजेंसी लॉकडाउन जैसी कंडीशंस होंगी। और एनर्जी लॉकडाउन, आप बड़ा एनर्जी लॉकडाउन आप बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया है, पर बीच में वर्क फ्रॉम होम की बातें बहुत हुई थी, बट मैनेज हुआ उस तरह से नहीं हुआ, जबकि संकेत दिए गए। तो आपको लग रहा है पर एनर्जी क्राइसिस की वजह से, क्योंकि आप जिस तरह वर्ल्ड देख रहे हैं जल्दी सुधरने नहीं वाला, ऑयल सिचुएशन, सप्लाई चेन सिचुएशन, तो वी कुड गो इनटू द मोड ऑफ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पार्शियल लॉकडाउन, एनर्जी लॉकडाउन, वर्क प्लेस लॉकडाउन। उस टाइम होगा क्या कि वॉर की सिचुएशन यूएस फिर से क्रिएट करेगा, फिर से आपका जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसको डिस्टर्ब करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से डिस्टर्ब होगा, सप्लाई चेन रुकेगी। और ऑलरेडी हम बहुत मुश्किल में चल रहे हैं, मुझे लगता है वो मैनेज कर रही है, वो सरकार की खूबसूरती है और उसकी दाद भी देनी चाहिए। लेकिन देखिए किसी भी चीज को एक लिमिट तक ही, आप एक रबड़ उसको एक लिमिट तक ही घसीट सकते हो, वो टूटेगी। तो उसको टूटने से पहले सरकारें कई बार ऐसा डिसीजन ले लेती हैं कि कोई विषम परिस्थिति आने से पहले कि हमें ऐसा ना करना पड़ जाए कि पेट्रोल डीजल पूरा बैन ही कर दें, कैपिंग कर दें, इतना ही मिलेगा किसी को, या फिर जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं को मिलेगा। तो उनको मैनेज करने के लिए एनर्जी लॉकडाउन तो करेगी। और उसमें एक इस टाइम देखिए कि ये सिम्टम्स भी आएगा कि कोई पेंडेमिक इस तरीके की इबोला टाइप की कुछ इस टाइप की आ रही होगी तो फैलेगी, तो गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट लेके कि लोग थोड़ा सा समझे, मैनेज करें। क्योंकि भारत में कई बार होता है कि जो चीजें प्यार से नहीं मानी जाती हैं वो डर से हो जाती है, और धर्म में इसीलिए कई चीजें डर से जोड़ दी गई। जैसे पीपल के पेड़ को बोला गया मत काटो, इसमें भूत होते हैं, वो इसलिए इसलिए जोड़ा गया कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। भूत बोल दोगे तो ये मान जाएंगे, ये अच्छी ऑक्सीजन देता है एनवायरनमेंट के लिए, बहुत अच्छा प्लान है आपका ट्री। तो हमेशा जब भारतीय जनमानस में रहा है कि जब आप नहीं मानते हैं तो उस चीज को डर से जोड़ दिया जाता है। बचपन में तो हम, हमारा जो बचपन है वो इसी तरीके से होता है कि बाहर मत जाओ कोई पकड़ ले जाएगा, डर। भय बिन ना हुई प्रीत, तो प्रीत के लिए थोड़ा भय तो जरूरी है, और थोड़ा वो वह तो डिसिप्लिन दिखाना भी रखता पड़ेगा। है, डिसिप्लिन भी। पर आपने ऐसे कई मेजर प्लानिटरी मूवमेंट्स की, इवेंट्स की बात की, जून के अंदर, अगस्त में आपने बोला 2 हो रही हैं, तो ऐसी कौन सी बड़ी हो रही हैं और अगले 6 महीने, और आपको लगता है क्या प्रिकॉशंस, अब मैं थोड़ा लोग क्या क्या सॉल्यूशंस करें उस तरफ जाना चाहता हूं, तो क्या बड़ी मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, और क्या लोगों के अगर कुछ आप प्रिकॉशंस, केयरफुलनेस स्पेसिफिकली उनसे जुड़े बताएं या जनरली बताएं, तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छी फीडबैक रहेगी, नॉलेज रहेगी टू बी कॉशियस। देखिए 2-3 जो प्लानिटरी पोजीशन होनी है, एक तो 2 जून को ही होनी है जुपिटर, फिर अच्छा। 31 अक्टूबर को उसका लियो में जाना, ठीक है। सैटर्न का जुलाई में रेट्रोग्रेड होना, और बीच की जो 2 इक्लिप्स पड़ना, और छोटे मोटे जो प्लानिट राशि परिवर्तन करते हैं लाइक मरकरी वीनस, वो 40-45 दिन में करते रहते हैं, तो वो लॉन्ग ट्रेंड आपका सेट नहीं करते, सेट यही करते हैं जुपिटर एंड। और हाँ 4 या 5 दिसंबर को राहु का कैप्रिकॉर्न में जाना, और केतु का फिर से काल पुरुष की कुंडली की चौथी राशि कर्क राशि में जाना, यानी कि फिर से ये पीड़ित करेगा। चौथी राशि क्या है, कर चंद्रमा की, कैंसर, और ये जनता की मानसिक स्थिति को दिखाता है। केतु फिर से पीड़ा दिखा रहा है, तो अब करना क्या चाहिए, डरना तो देखो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब हम अंग्रेजों से निकल के आज विकसित भारत की ओर जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ से भी निकलेंगे। तो पहली चीज तो देखिए ये करनी चाहिए, अगर बहुत जरूरी नहीं है आपको तो प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए, उसको आपको होल्ड करना चाहिए अगले 1 साल के लिए। आपको जो अपनी सेविंग्स है वो बैंक में बचा के रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, जॉब को लेके आपको अब ज्यादा सिंसियर हो जाना चाहिए कि जॉब क्राइसिस आपका यूएस से घूमता हुआ इंडिया पर भी आएगा। आईटी एआई यहाँ पर बड़े पैमाने पर जॉब को लेके क्राइसिस आने वाला है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ प्यार मोहब्बत अपने बॉस के साथ बना के रखे रहो, अपने काम में कोई कमी मत करो, और इस टाइम चेंज का मत सोचो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसो। अगले 1 साल तक सर झुका के काम करते रहो। ये मत कहो कि इस साल मेरा प्रमोशन कम हुआ है मुझे काम नहीं करना। आप जैसी लाइन बोलोगे वो कहेगा बहुत अच्छी बात है, हमें भी जरूरत नहीं है। दूसरा, जय ही चाहिए। तीसरा,
ये जो मैंने पेंडेमिक के लिए बोला ये आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेके आप सचेत रहिए। हल्दी वाला दूध पीना फिर से शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा जिम विम जाना शुरू कर दीजिए। मैं भी शुरू करूंगा, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैं हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रखता हूँ, बट मैं करूंगा। तीसरा, यहाँ पर जैसे 3 चीजें मेजर बताई, और मैं चौथी चीज तो ये कहूंगा कि आने वाले टाइम के लिए अपने पास सबसे जरूरी जो चीज है, अगर आप इस सिचुएशंस में रहते हैं कि कुछ टाइम 6 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलती है, काम नहीं रहता, या काम धंधा किसी वजह से प्रभावित हो जाता है, तो आपके पास इतनी सेविंग्स या जो आपका जो रनवे है इतना होना चाहिए कि 6 महीने तक या 2026 एंड तक आपका काट दे। ये बड़े इवेंट्स तो आम जनमानस को ध्यान रखने चाहिए। और जियो पॉलिटिक्स में आप देखेंगे ट्रम्प का पागलपन, 14 जून के बाद बौखलाहट, और फिर से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में फंसना, वर्ल्ड इकोनॉमी का एक ग्रेट डिप्रेशन की तरफ मूव करना, डॉलर के कंपेयर में रुपए का और बढ़ना, 100 के पार जाना, 125 तक जाना। आप आने वाले टाइम में देखें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्रूड एंड एनर्जी क्राइसिस आपके रहेंगे, तो ये जो भी आपकी जो चीजें हैं महंगी होती हुई दिखेंगी। लॉजिस्टिक जो है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहने वाली है। इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट भरे 6 महीने रहने वाले, क्योंकि देखिए जनता को कुछ नहीं समझ में आता है। उसको सीधी बात है, अगर महंगाई हो रही तो आप नाकाबिल हैं, और कब तक आप देशभक्ति का चूरन चटाएंगे, अगर मैं एक वर्ड कहूँ। वो विद्रोह कर सकती है, और विद्रोह में होगा कि उसमें एक मैसेज देने के लिए कि हम किसी और को ला रहे हैं, फिर से हम किसी और को लाके एक नया कुछ चला दे, सनातन का या कुछ भी, तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो देखिए समय तो कठिन है, बट इस समय से हमें निकलना चाहिए। और मुझे ये आप, क्योंकि जब आप कह रहे हैं जनता बहुत असंतुष्ट होगी, बट आप साथ ही कह रहे हैं जो बड़ा चुनाव है, यूपी भी योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, और सेंटर में भी आप बीजेपी को पावर से बाहर जाते नहीं देख रहे, तो ये दोनों चीजें थोड़ी कैसे आप मैनेज हो रही हैं? क्योंकि अगर जनता का सपोर्ट बढ़ता है टिपिकली, तो वो डेमोक्रेसी में वोटिंग में निकलता है। डेमोक्रेसी, बिल्कुल। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें इंडिविजुअल्स, जो लोग लीड कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है कि जो चुनाव स्टेट में लड़ा जा रहा है उसको कौन लीड कर रहा है, उसके स्टार्स कैसे काम कर रहे हैं, और जो केंद्र की राजनीति वो डायरेक्ट लिंक कर दी जाती है भारत के चार्ट्स के साथ, और जो भी उस टाइम वहां पर राजा है। और उसके साथ फिर हम जियो पॉलिटिक्स, यानी कि जैसे हम कुछ टर्म्स होते हैं, मेष संक्रांति की कुंडली, जगत लग्न की कुंडली। अब जो पेट्रोल क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो उसको लेके जो नाराजगी है वो केंद्र के प्रति ज्यादा होगी। नीट का पेपर जैसे लीक हुआ तो उसकी नाराजगी, जो मुझे लगता है कि आम जनमानस इतना तो समझदार है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो जो क्राइसिस है वो सेंट्रल की तरफ दिखते हैं। हाँ, यूपी को लेकर मैंने कहा है कि जो फाइट है वो ऐसी नहीं है कि 300 प्लस जा रही है योगी जी के नेतृत्व में, जबकि होना चाहिए था। आपने राम मंदिर किया, ये किया, बट आप देखोगे आप मुश्किल से आप बहुमत का आंकड़ा जुटा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक टफ फाइट है कि आपका तो माइनस ही हुआ है, दूसरा जो पक्ष है वो ऊपर जा रहा है, बट वो बहुमत के आंकड़े से अभी दूर है। तो डाउनफॉल तो दोनों तरफ है। सेंट्रल में आपका इसलिए कोई बहुत ज्यादा भी दिक्कत नहीं आ सकती कि जो गवर्नमेंट है वो मुझे लगता है चलेगी, वो कोलैप्स नहीं होगी। जो लीडरशिप है वो चेंज होगी। और ये लीडरशिप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां इलेक्शन है इस टाइम, जो भी 27 में इलेक्शन है, क्योंकि मैंने कहा है कि सूर्य अंतर्दशा में एक्टिवेटेड है, पुरानी लीडरशिप को चेंज कराएंगे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे आपका 27 में दिल्ली हो। तो मेजर चेंजेस आ रहे हैं, पर आपने जैसे बोला कि मैनेजेबल है। मैं तो यही बोलूंगा कि जो कि मैनेजेबल वे में है, और लोगों को थोड़ा कॉशन और थोड़ी तैयारी के साथ चलना चाहिए। वो उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने समय दिया और ये सारे टॉपिक्स कवर करे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आपके जो दर्शक हैं, जो मुझे भी सुनना है, डरने की जरूरत नहीं, हम भारतीय हैं, हम हर समस्या से निकल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत पॉजिटिव वे में आपने कहा कि हाँ, जो चीजें अच्छी हैं और जो है, पर अवेयरनेस इज वेरी गुड सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो शॉक लगता है, प्रिपेयर्ड हो तो हम भारतीय हर चीज को मैनेज करते हुए आए हैं और करते हुए जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।